दो काली तीन गोरी बहू का पहला बच्चा और ठंड। सौदामिनी, आखिर तू भी सास बन गई है, वो भी एक साथ 5-5 बहू की। सौदामिनी हाथों में आरती लिए अपनी बहुओं के स्वागत में खड़ी है। तभी एक एक करके 3 बड़ी ही महंगी लंबी गाड़ी लाइन से उसके दरवाजे के बाहर आकर रुकती हैं, जिसमें से उसकी 3 गोरी बहुएं दिव्या, तारा और स्वाति उतरती हैं। उनके पीछे एक पुरानी सी डोली से घूंघट किए पूनम और बबीता उतरती हैं। तभी अरे ये क्या सौदामिनी, तुम्हारी 3 बहुएं तो इतनी महंगी गाड़ी से उतरी और बाकी 2 डोली से। और देखो कहाँ डोली लेकर फुर हो गई है, डोली भी भाड़े की थी क्या? ये विमला मर्जानी तो बस दूसरों के घर में मजे लेने के लिए घुस आती है। सौदामिनी 5 कलश अपनी 5 बहुओं के आगे रखकर उनका गृह प्रवेश कराती हैं। तभी विमला कहती है, अरे सौदामिनी, अब अपनी बहुओं का मुंह भी दिखा दे, हम भी तो देखें कैसी बहुएं उतारी है तूने। अगर विमला ने घूंघट उठा लिया तो मेरी दोनों काली बहू को देख लेंगी और फिर घर घर जाकर ढोल पीट देगी और फिर मेरी इन दोनों काली कलूटी बैंगल नूटी बहू के चलते मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे विमला, मेरी बहुएं कहीं भागी थोड़ी जा रही है, यही तो हैं, कल आकर देख लेना। मुंह देखना ना, बेचारी कितनी थक गई हैं। सौदामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू बहुओं का मुंह दिखाना ही नहीं चाहती? बहू काली तो नहीं? स्वाति, दिव्या, तारा, जरा विमला को मुंह दिखा दो। तीनों गोरी बहुएं घूंघट उठाती हैं। तभी घमंड करती हुई सौदामिनी बोलती है, विमला, लगता है मेरी तीनों गोरी बहू रानियों को देखकर तू तो बुरी तरह से जल गई। सभी के चले जाने के बाद सौदामिनी अपनी दोनों काली बहू को घूरती हुई जनक से कहती है, पता नहीं क्या देखकर तुमने इन दोनों को बहू बनाया, मती मारी गई थी तुम्हारी। इनके गरीब बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अरे बस भी करो, भगवान जब देखो पैसों के पीछे भागती रहती हो। जनक सौदामिनी को झाड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसका बदला सौदामिनी अपनी काली बहुओं के साथ निकालती है और दोनों बेचारियों से नौकरों की तरह काम कराती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और दोनों गर्भवती हो जाती हैं। माँ जी, मैं और बबीता दीदी माँ बनने वाली हैं, आप दादी बनने वाली हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। तभी सौदामिनी पांव पीछे खींचकर पूनम को झाड़ देती है। हट जाओ दोनों मेरे आगे से, जाकर गिरा दो इस बच्चे को। क्या? मगर हम अपना बच्चा क्यों गिराए माँ जी? अरे तो काले बच्चे पैदा करके क्या अचार डालोगी? हाँ। सौदामिनी अपनी दोनों काली बहू को बच्चा गिराने के लिए पूरा जोर करती है, मगर वह मना कर देती है। थोड़े दिन में स्वाति, दिव्या और पवित्रा भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं। स्वाति बहू, दिव्या बहू, पवित्रा बहू, देखो अब ठंड पड़ने लगी है, इसीलिए आज तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलना। तुम्हारे लिए गरम शॉल, स्वेटर खरीदना है। माँ जी, चाय। माँ जी, मेरे और पूनम के पास भी एक भी स्वेटर नहीं है, एक आधा स्वेटर हमें भी दिला देना। क्यों री मेरी काली बहू, तेरे गरीब भिकमंगे मायके वालों ने मुझे क्या नोट भिजवाए हैं? ऐसे ही ठंड में सड़ती रहो दोनों। कभी कभी ना मुझे तुम दोनों को बेचारियों को देखकर बहुत बुरा लगता है, मगर तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम दोनों की औकात ही यही है। सासू माँ, बिग बाजार में ना बहुत ही यूनिक ब्रांडेड स्वेटर मिलते हैं, हम वहीं से स्वेटर खरीदेंगे, क्योंकि अरे गहरे दुकानों की चीज ना हमें सूट नहीं करती। हमें ब्रांडेड स्वेटर पहनने की आदत है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम तीनों क्यों चिंता करती हो? तुम तीनों का पहला बच्चा और ठंड भी तुम्हें कोई परेशानी थोड़ी होने दूंगी। वैसे मैंने गद्दे बनवाने वाले को रजाई भरने भी दे रखा है, 1 आध दिन में आ जाएगा, फिर रजाई में तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। बबीता दीदी, माँ जी हम दोनों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रही हैं? हमारा भी तो ये पहला बच्चा है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है पूनम, और किस्मत को बदला नहीं जा सकता। जहाँ सौदामिनी अपनी गोरी बहुओं को हर हफ्ते प्राइवेट अस्पताल में दिखाती है और उनके कमरों को फल फ्रूट से भर देती है, वहीं दोनों काली बहू ठंड में बिना शॉल, स्वेटर के सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में लगकर डिलीवरी कार्ड बनवाती हैं। जहाँ बबीता को पता चलता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब पांचों को 6-7 महीने लग जाते हैं। उफ, कितनी ठंड पड़ रही है। मम्मी जी, ये क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना? इन दोनों को पता होना चाहिए कि हम तीनों माँ बनने वाली हैं।
हमें सुबह होती ही भूख लग जाती है, फिर भी दोनों काम चोरी करती हैं। अरे ओ मेरी काली कलूटी बहुओं, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और नाश्ता बना कर ले आओ। लो बहू, तब तक तुम तीनों ये लड्डू खाओ, मैंने तुम तीनों के लिए बनाए हैं, वो भी देसी घी में। वाह सासू माँ, ये लड्डू तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट भी। ये गोंद के लड्डू हैं, तुम तीनों इसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी और बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होंगे। ये गोंद के लड्डू गर्म होते हैं, इसीलिए इसे सर्दियों में ही खाया जाता है। इतने में बबीता और पूनम नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती हैं। तभी तीनों गोरी बहुएं उन्हें ललचा ललचा कर लड्डू खाती हैं। सच में सासू माँ, आप तो हमसे भी बढ़कर हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रख रही हैं। क्यों ना रखूं, मेरे खानदान का नाम तो वही बढ़ाएंगे। माँ जी, क्या 1-2 लड्डू मैं और पूनम भी ले लें? देखकर खाने का बड़ा मन हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये लड्डू मैंने तुम दोनों काली कलूटन के लिए नहीं बनाया। मगर माँ जी, आपकी तीनों बहू के साथ हम भी तो माँ बनने वाली हैं, हमारा भी ये पहला बच्चा है। मगर आप अपनी गोरी बहुओं के पहले बच्चे पर सारा प्यार लुटा रही हैं। हमारे माँ बाप ने आपको दहेज क्या नहीं दिया, आप हमारे साथ इतना फर्क कर रही हैं। इतनी लालची कैसे हो सकती हैं आप? ओहो, दिव्या, स्वाति, तुम दोनों ने सुना इसने क्या कहा? सौदामिनी बौखला कर पूनम को थप्पड़ मार देती है। 2 कौड़ी की काली कलूटी, औकात 1 पैसे की नहीं और मुझसे जुबान चलाएगी। आइंदा अगर मुझसे जुबान लड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठंड के चलते एक दिन बबीता बेहोश हो जाती है। बबीता दीदी, आंखें खोलो। माँ जी देखिए ना, बबीता दीदी बेहोश होकर गिर गई हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। मम्मी जी अभी कहीं नहीं जाएंगी, वो हमें मूंगफली खिला रही हैं। अरे मेरी काली बहू, मैया तुम्हें आई है क्या? इतना क्यों मुंह फाड़ रही है? तेरी काली बहन को होश में ही तो लाना है ना, उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर बिल फड़वाने की क्या जरूरत है? सौदामिनी जग भर कर ठंडा पानी बबीता पर डाल देती है। बबीता ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। ले ले, देखो तो मेरी काली बहू को ठंड लग रही है। बबीता दीदी, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर बबीता का चेकअप करके कहती है, देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इनके अंदर 2 बच्चे हैं, इन्हें अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा। इन्हें निमोनिया है, इनका ध्यान रखिए, ये दवाई इन्हें देनी है। इतने के बाद भी सौदामिनी उनसे खूब काम करवाती है। कई बार घर में ठंडे पानी से पोछा लगवाती, बर्तन मंजवाती। अब 5 को 9वां महीना लग जाता है। फिर एक दिन, सासू माँ, ये देखिए सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है और यहाँ पतीला भर के गर्म पानी किया जा रहा है। क्यों री मेरी काली बहू, ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? माँ जी, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ पांव जमने को हो रहा है, इसलिए सर्द होने के लिए कर रही हूँ। प्री फंड का सिलेंडर नहीं आ रहा और इतनी भी ठंड नहीं है, समझी? इसके बाद बबीता ठंडे पानी से नहाती है और स्वाति बाथरूम में जाकर गीजर के गर्म पानी में नहाती है। तभी उसका पैर फिसलने के चलते वह गिर जाती है। माँ, मेरा बच्चा! सभी भागे भागे स्वाति को अस्पताल लाते हैं। कुछ देर बाद, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बहू का बच्चा ठीक तो है? जी नहीं, स्वाति जी ने अपना बच्चा खो दिया है। अचानक बबीता को भी दर्द शुरू हो जाता है। कुछ देर में वह जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और सौदामिनी को बुलाती है। माँ जी, ये लीजिए, इसे ले जाकर स्वाति के पास रख दीजिए। मगर बहू, ये तो तेरा बच्चा है। माँ जी, दुनिया में माँ बनने का एहसास सबसे बड़ा होता है, मगर देवरानी जी ने 9 महीने उस एहसास को अपनी कोख में रखकर इस दुनिया में उसके आने का इंतजार किया। मगर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बच्चा नहीं रहा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपनी देवरानी की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने कलेजे का एक टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे, तुझे हमेशा कोसती रही, मगर आज तूने जो बलिदान दिया है वो बहुत बड़ा है। आखिर में सौदामिनी को अपनी दोनों काली बहुओं की कदर हो जाती है, जिसके बाद से उसकी तीनों गोरी घमंडी बहुओं का बर्ताव भी बदल जाता है। माँ, मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी। शराफत से चलती है कि नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। सरला आशा के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है।
छोड़ो मेरी माँ को, मत मारो। गुस्से में सरला रानी और आशा को लात मारकर घर से निकाल देती है। आशा डबडबाई आंखों से अपने अपाहिज पति मोहन को देखती है। मोहन जी, माँ को कहिए ना, वो हमें घर से ना निकाले। चल हट यहाँ से। अच्छा खासा था मैं, मगर तूने मेरी जिंदगी में कदम क्या रखा? अपाहिज बना कर रख दिया मुझे। चली जा यहाँ से। सुन लिया मेरी प्यारी भाभी, अब तो भैया भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। निकलो अब। मुझे माफ कर देना आशा, मगर ये मेरी मजबूरी है। तुम्हारी भलाई इस घर से चले जाने में ही है। आशा 5 साल की रानी को लेकर निकल जाती है। चारों तरफ कोहरा छाया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आशा की आंखों में आंसू थे। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, इसीलिए तो ससुराल वालों के साथ साथ मेरे अपने पति ने भी मेरा साथ उस मोड़ पर छोड़ दिया, जब मुझे और मेरे बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठंड से रानी के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, घर चलो ना। रानी बेटी, हमारे पास कोई घर नहीं है। तुम्हारी दादी माँ ने मुझे और तुम्हें निकाल दिया है। फिर वो गरीब बहू अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद में छुपाकर अपनी साड़ी का फटा आंचल ओढ़ा देती है और खुद ठंड की मार झेलती है। तभी एक पुलिस वाले की जीप हॉर्न बजाते हुए आती है और उसे झाड़ कर उठाता है। अबे ओ औरत, इतनी ठंड में तो इस फुटपाथ पर क्या कर रही है? घर कहाँ है तेरा? चल घर जा। घर तो है ही नहीं। नहीं साहब जी, मुझ गरीब का कोई घर नहीं। ये कहते कहते वो गरीब बहू रो पड़ती है। पुलिस वाला उस पर तरस खाकर छोड़ देता है। तेरी गरीब हालत पर तरस खाकर मैं तुझे यहाँ आज रात भर के लिए मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, मगर कल तक तू अपना घर ढूंढ लेना। इन्हीं सब के बीच रात हो जाती है। अब ठंड और बढ़ जाती है। तेजी से बर्फ गिरने लगती है। ठंड के बीच जूझते हुए आशा बीते दिनों को याद करने लगती है। पता है माँ, वो है ना मेरी सहेली सपना, उसके भाई को लाखों का दहेज मिला है। तुम भी ना मोहन भैया की शादी पैसे वाली पार्टी देखकर करना। अरे हाँ मेरी लाडो रानी, मैं तो अपने दोनों राम लखन की शादी ऐसे ही घर में करूंगी जो भर के दहेज लाए। इतने में मोहन आशा के साथ घर में कदम रखता है। आशा, ये मेरी माँ है। प्रणाम माँ जी। सरला गुस्से में पैर पीछे खींच लेती है। हट परे। मोहन, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने शादी कर ली? हाय री माँ, भैया ने तो इस गरीब से शादी करके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माँ, क्या ब्याह सिर्फ दहेज के लिए होता है? दिल का कोई मोल नहीं होता है? आशा बहुत अच्छी लड़की है माँ। मोहन के लाख समझाने पर भी सरला उसकी एक नहीं सुनती और शादी के पहले दिन से ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वहीं अपने दूसरे बेटे पप्पू की शादी अमीर घर की दिव्या से कराती है, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती है। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मम्मी जी, ये गरीब इतनी देर से रसोई में नाश्ता ही बना रही है, मुझे भूख लगी है। अरे ओ गरीब की बेटी, मेरी बहू भूख से मर जाएगी, तब लाएगी क्या नाश्ता? देखा माँ, इसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सरला गुस्से में तमतमा कर आंगन में आती है, जहाँ ठंड में आशा बर्तन मांज रही होती है। नाश मिटे तेरा, क्यों रे कामचोर, अभी तक तुझे इतने से बर्तन नहीं मांजे गए? माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, हाथ जमने को हो रहा है, बर्तन नहीं धुल रहे। सरला गुस्से में आशा का मुंह ठंडे पानी में डुबो देती है। इसी तरह के अत्याचार सहते हुए बेचारी इस गरीब बहू की ठंड बीतती है। कुछ दिनों बाद आशा एक बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन घर लौटते वक्त एक दुर्घटना में मोहन अपाहिज हो जाता है, जिस वजह से उस एक अकेली गरीब बेचारी पर सास, ननद और देवरानी तीनों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या मीठे सेब है। सच में माँ जी, ठंड में कश्मीरी सेब खाने का मजा ही अलग है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, ये ले, शाम को कटहल के कोफ्ते बनाना। देवरानी जी, अभी बहुत से काम पड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, वही धोने जा रही हूँ। कटहल आप भी तो काट सकती हैं। कटहल तो तू ही काटेगी, वरना तुझे और तेरी बेटी को ना इस सर्दी में घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। उस ठंड में आशा के पास जाने को कोई दूसरा आसरा नहीं था, क्योंकि घर बेचकर ही तो उसके पिता ने उसकी शादी कराई थी, जहां सरला अपनी अमीर बहू और बेटी के साथ मजे से सोफे पर बैठकर मूंगफली गजक खाती है
वहीं गरीब आशा बिना शॉल स्वेटर के ठंड के मारे कांपते हुए कटहल काटती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और ठंड में उसी कटे हाथ से वो बेचारी बर्तन भी धोती है। उसी रात, ये लो दिव्या बहू, तुम्हारे लिए रुई की रजाई भरवा दी है, आज से इसे ही ओढ़कर सोना। थैंक यू माँ जी। माँ जी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शॉल स्वेटर भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई कंबल रजाई भी नहीं। तो मैं क्या करूं? बोल अपने भिखमंगे मायके वालों से। बेचारी गरीब बहू रात भर ठंड में बिना बिस्तर के जमीन पर सोती है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब वो सभी उसे घर से निकाल देते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, घर चलो ना। मैं और मेरी बच्ची ज्यादा देर इस ठंड में फुटपाथ पर नहीं रह सकती। मुझे उस ठंड से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आधी रात ठंड में दर दर भटकती हुई आशा एक कचरे के ढेर के पास पहुंच जाती है, जहां उसे एक पाइपलाइन दिखाई देता है। माँ, क्या यही हमारा घर है? हाँ रानी बेटी, जब तक तेरी गरीब माँ हमारे रहने के लिए कोई पक्का इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक ये पाइपलाइन ही हम गरीब माँ बेटी का घर है। वो गरीब बहू उस पाइपलाइन में ठंड काटती है और हर दिन काम ढूंढने जाती है। फिर एक रात बहुत तेज बर्फबारी होती है, जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। क्या दूं मेरी बच्ची, कुछ भी तो नहीं है। तभी उसे कचरे में फेंकी हुई एक बोरी दिखाई देती है, जिसे झाड़ कर वो अपनी बेटी को ओढ़ा देती है और रात भर सोचती रहती है। बस ऊपर वाले, बस अब मुझ गरीब बहू से तू और कितनी परीक्षा लेगा। कितने दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, मगर इतना बड़ा पेट लेकर कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। मुझ गरीब बहू के लिए इतना ही दुख बहुत है, अब इससे ज्यादा काटे नहीं काटा जाएगा। रात भर वो रो रो कर अपने आंखों को भिगोती है। अगले दिन वो फिर से काम खोजने चली जाती है। जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम आशा है, मुझे काम की बड़ी जरूरत है। मैं कुछ भी कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी पानी सब कर दूंगी। मुझे काम दे दीजिए, मेरी बच्ची और मैं बेघर हैं, ना घर है ना ही ठिकाना। तुम ठंड से कांप रही हो, अंदर आ जाओ। ठंड में बेचारी उस गरीब बहू की हालत देखकर पवित्रा उसे काम पर रख लेती है। हालांकि इतने ठंड में ठंडे पानी से बर्तन मांजना उसके लिए भारी था, मगर 2 वक्त की रोटी और सर पर से खोई छत को वापस लेने के लिए वो सारे दुख उठाती है और इसमें 1 महीना लग जाता है। आशा, ये लो तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह और ये कंबल और कुछ सर्दी के कपड़े तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए। ये देखकर उस गरीब बहू की आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, मुझ गरीब के लिए इसकी कीमत बहुत है। सर्दियों का मौसम आप जैसे अमीर लोगों के लिए सुहाना होता है, मगर मुझ जैसी बदनसीब गरीब बहू से पूछिए। मैंने अपने ससुराल वालों को इतना करने के बाद भी ठंड में दर दर की ठोकर खाई है। मैं और मेरी बच्ची और मेरे पेट में पल रहा ये मासूम भी मेरे साथ बेघर हो रहे हैं। हमारे लिए ये वक्त तकलीफ भरा था। आशा अपने आंसू पोंछती है और अपनी बेटी के साथ कचरे में वो पाइपलाइन छोड़कर किराए का एक कमरा ले लेती है। अब उस गरीब बहू के सर पर छत भी थी, मगर बेघर होने के बाद ठंड में दर दर की ठोकर खाते हुए उस गरीब बहू पर जो बीती थी, वही हालत ना जाने कितनी आशा पर आज भी कहीं न कहीं बीत रही होगी।